नमस्ते बच्चों। इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर के अंतर्गत पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों से सूचना के महत्व के बारे में चर्चा की है। तो आगे हमें पढ़ना है सूचना की गुणवत्ता एवं मूल्य। तो सूचना की जो उपयोगिता उसके किस्म पर निर्भर रहती है, उसकी क्वालिटी पर निर्भर रहता है उसकी जो उपयोगिता। अच्छी किस्म की सूचना उपलब्ध होने पर प्रभावी निर्णय की संभावना अधिक होती है। अच्छी तरह की जो सूचना, अच्छी क्वालिटी की सूचना हमें प्राप्त होते ही निर्णय लेने में सुविधा आ जाएगी। इस प्रकार अच्छी गुणवत्ता हेतु सूचना में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो क्वालिटी के हिसाब से सूचना की कुछ विशेषताएं होती है, वो इस प्रकार है। समय पर उपलब्धता, सार्थकता, सही स्थान पर उपलब्धता, शुद्धता, पूर्णता, वैधता, संक्षिप्तता, निर्णय क्षमता। हर एक के बारे में जानना जरूरी है। समय पर उपलब्धता, सही समय पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं की उपयोगिता अधिक रहती है। जो सूचना जो है सही समय पर उपलब्ध होना चाहिए, और यदि सूचना उपयोग के समय से बहुत पहले दे दी जाए तो उसे भुला दिया जाएगा। एक सूचना जिस समय पर आवश्यक है उस समय ही देना चाहिए। उसके पहले सूचना दिए जाए तो उसे हम भूल दिया जाएगा। इसके विपरीत अगर यह देरी से संप्रेषित किए जाए तो उसका महत्व नहीं रहता। जो सूचना जिस समय आवश्यक है उस समय ही देना चाहिए, उसके पहले भी नहीं देना चाहिए, उसके बाद में भी नहीं देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ताजा खबर का महत्व अगले दिन नहीं रहता। तो दूसरा पॉइंट है सार्थकता। तो सूचना अगर निर्णय लेने वाले की आवश्यकता के अनुरूप हो तो उस प्रकार की सूचना का मूल्य बढ़ जाता है। तो उसकी सार्थकता यानी कि निर्णय लेने वाले की आवश्यकता के अनुरूप सूचना है तो उस सूचना का मूल्य बढ़ जाता है। इसके लिए सूचना सार्थक होनी चाहिए। सही स्थान पर उपलब्धता, तीसरा पॉइंट है। सूचना अगर किसी स्थान पर उपलब्ध रहती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो वो सही स्थान पर उपलब्ध है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। सूचना की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सही संग्रह माध्यम की आवश्यकता होती है। सूचना के लिए संग्रह माध्यम की आवश्यकता है। सूचना को इकट्ठा करके रखने की एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन प्रणाली का हम इस संदर्भ में उपयोग किया जा सकते हैं। तो 14 पॉइंट है शुद्धता। सूचना जितनी अधिक शुद्ध होती है निर्णय उतना ही सही लिए जा सकती है। शुद्धता से आशय सही प्रकार की सूचना से है। जो सूचना हमेशा सही प्रकार के नहीं होते, तो सूचना शुद्ध होने पर ही इसकी महत्ता बढ़ जाती है। उचित निर्णय लेने में यह हमारी सहायता दे सकते हैं। तो पूर्णता, सही निर्णय हेतु यह आवश्यक है कि समस्या के सभी पहलुओं के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध है। आधी अधूरी सूचनाओं के आधार पर लिया जाने वाला निर्णय प्रभावी नहीं होता। जो भी सूचना हो वो पूर्ण होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है वैधता। वर्तमान परिवर्तनशील युग में जहां नित नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं, वहां प्रत्येक सूचना एक निश्चित समय तक ही सही रहती है, उसके बाद उसकी वैधता नहीं रहती। यही कारण है कि सूचनाओं का समय समय पर नवीकरण किया जाता है। एक समय पर उपलब्ध सूचना और एक समय पर सही नहीं लगेगा, उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए कहा करते हैं कि सूचनाओं का समय समय पर नवीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट है संक्षिप्तता। निर्णय हेतु सूचना का सार रूप होना आवश्यक है। सूचना का एक संक्षिप्त रूप होना आवश्यक है। इसे निर्णय प्रक्रिया में लगने वाले अनावश्यक समय से
बचाया जा सकता है। तो संक्षिप्त रूप से सूचना दी जा सकती तो निर्णय ठीक समय पर लिया जा सकता है। निर्णय क्षमता अगला पॉइंट है। सूचनाओं में यह शक्ति रहनी चाहिए कि उसे ग्रहण करते ही व्यक्ति सही निर्णय पर पहुंच जाए। इसकी सहायता से कम समय में प्रभावशाली निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये सूचना जो है, जो ग्रहण करते हैं उसे सही निर्णय पर ले जाने की क्षमता उन सूचना में होना चाहिए। उसकी सहायता से कम समय में प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं तथा सूचना को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। तो सूचना की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वो ये है: समय समय पर उपलब्धता, सार्थकता, सही स्थान पर उपलब्धता, शुद्धता, पूर्णता, वैधता, संक्षिप्तता, निर्णय क्षमता। सूचना के मूल्य, सूचना का जो मूल्य, सूचनाओं को प्राप्त करने एवं संग्रहित करने में किया जाने वाले व्यय सूचनाओं के मूल्य या महत्व पर निर्भर करता है। तो सूचनाओं को संग्रहित करने में जो व्यय होता है वही सूचना के जो मूल्य और महत्व को निर्धारित करता है। निम्न स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों हेतु उपयोग की जाने वाली सूचनाएं तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो निम्न स्तर पर लिए जाने वाली निर्णयों हेतु, उसका मतलब है कभी कभी जो निर्णय हम निम्न स्तर पर लिए जाते हैं उसकी जो उपयोगिता है ये तो जो कंपैरेटिव रूप में, जो तुलनात्मक रूप में कम महत्वपूर्ण होते हैं, उसका उतना महत्व नहीं होता। लेकिन उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचनाएं काफी मूल्यवान होते हैं। जो निम्न स्तर के निर्णय लेने के लिए जिन सूचनाओं का उपयोग हम करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उच्च स्तर के निर्णय के लिए जो सूचनाओं का उपयोग हम करते हैं वो काफी मूल्यवान होते हैं। सूचना के मूल्य या महत्व हेतु यह देखना होता है कि सूचना के उपलब्ध होने अथवा न होने पर निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूचना के जो महत्व या उसका मूल्य देखते हेतु हमें इस निर्णय पर पहुंचना है कि सूचना उपलब्ध होने अथवा न होने पर निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। സൂചന കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ അത് എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്। इसके अतिरिक्त लागत एवं उपयोगिता में क्या संबंध है तथा सूचना के न होने पर निर्णय की किस्म में आने वाली गिरावट ही सूचना का मूल्य होता है। तो लागत, जो सूचनाओं की जो उपयोगिता, उससे सभी लोगों को जो लाभ मिलता है, यह सूचना के न होने पर इसमें क्या होता है और जो है सूचना का मूल्य घट जाएगा। सूचना नहीं है तो इसका मूल्य भी घट जाएगा। जो सूचना का मूल्य सूचनाओं को प्राप्त करने एवं संग्रहित करने में किए जाने वाले व्यय सूचनाओं के मूल्य या महत्व पर निर्भर करता है। निम्न स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों हेतु उपयोग की जाने वाली सूचनाएं तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण होती है। उच्च स्तरीय निर्णय के लिए उपयोग की जाने वाली सूचनाएं काफी मूल्यवान होती हैं। सूचना के मूल्य या महत्व हेतु यह देखना होता है कि सूचना के उपलब्ध होने अथवा न होने पर निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लागत एवं उपयोगिता में क्या संबंध है तथा सूचना के न होने पर निर्णय की किस्म में आने वाली गिरावट ही सूचना का मूल्य होता है। अगला है संचार की अवधारणा। तो हमें पता है कि संचार अपने आप में एक व्यापक, एक विस्तार अवधारणा को लेकर उपस्थित है। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली प्रौद्योगिकी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सूचना का जो महत्व है, लेकिन वर्तमान समय में यह सूचना जो है ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के रूप में आकर हमारे सामने खड़े हैं। जनसंचार के जो मूल में संचार की अभिव्यक्ति है। जनसंचार, मास कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन ही उसमें एक्सप्रेस होता है।
संचार और सूचना माध्यम आपस में जुड़े हुए हैं। जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन दोनों माध्यम जो है आपस में जुड़े हुए हैं। इन सूचना माध्यमों से ही संचार होता है। इंफॉर्मेशन के जो मीडियम होते हैं उसके हिसाब से ही कम्युनिकेशन होता रहता है। तो इसलिए कहा करते हैं कि संचार एक विशाल अवधारणा को लेकर उपस्थित है और वर्तमान समय में ये जो है वो प्रभावशाली प्रौद्योगिकी के रूप में हमारे सामने आए हैं, टेक्नोलॉजी के तौर पर हमारे सामने उपस्थित है। मास कम्युनिकेशन में जो है कम्युनिकेशन ही एक्सप्रेशन का वो माध्यम है और संचार कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के जो माध्यम आपस में जुड़े हुए हैं। इन सूचना माध्यमों से ही संचार होता है। संचार ही जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कम्युनिकेशन के बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? आप सोच लीजिए। हर आदमी अपनी जागृतावस्था में लगभग 70% हिस्सा संचार करने में अर्थात बोलने, सुनने, सोचने, देखने, पढ़ने, लिखने या विचार विमर्श करने में लगाता है। तो ഓരോ വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം 70% സമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, കേൾക്കാൻ, പറയാൻ, ചിന്തിക്കാൻ, എഴുതാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു। तो इसलिए कहा करते हैं कि संचार जीवन का पर्यायवाची शब्द है। संचार जीवन का पर्याय है, यानी जीवन का एक दूसरा नाम ही संचार है। संचार संलग्नता, जीवन का दूसरा नाम है संचार संलग्नता और मृत्यु का नाम है संचार शून्यता। यदि संचार नहीं है, संचार शून्य है तो हमारी मृत्यु के बराबर है। वो लगातार संचार है तो हम जीवित रहने के समान है। संचार में हम संलग्न रहे तो हम जीवित हैं। मनुष्य जीवन के आदान प्रदान, मनोरंजन, निर्देशन, विश्वास अर्जित करना, विचार विमर्श, संस्कृति और भावात्मक एकता को बढ़ावा देना, इन कार्यों में संचार की ही भूमिका है। मानव जीवन में जो आदान प्रदान होता है, मनोरंजन के बहुत सारे माध्यम होते हैं, निर्देशन होते हैं, विश्वास, दूसरों के विश्वास हमें अर्जित करना पड़ता है, विचार विनिमय करना पड़ता है, संस्कृति और भावात्मक एकता को बढ़ावा देना है। इन सारे के सारे कार्यों में भी संचार की ही भूमिका है। तो मानव संचार के कुछ चरण होते हैं। प्रथम चरण जो है मौखिक संचार है, दूसरा चरण जो है लिखित संचार है, तृतीय चरण है मुद्रण युग और 14 चरण है दूर संचार युग। तो मानव पहले मौखिक रूप से संचार करने लगा, है ना। उसके बाद जो है वो लिखने लगा, फिर लिखे गए जो बातों को मुद्रण के माध्यम से उपस्थित कराने लगा, फिर दूर संचार आ गए, टेलीकम्युनिकेशन। तो मानव संचार का प्रथम चरण मौखिक संचार का है, जिसके अंतर्गत मनुष्य ने क्या किया? भाषा का आविष्कार एवं विकास किया। तो द्वितीय चरण लिखित संचार है और तृतीय चरण मुद्रण युग है। जब 1456 में प्रथम बार गुटेनबर्ग की बाइबल छपकर सामने आई है और उसके बाद दूर संचार युग आया। तो ये दूर संचार युग जो है मोर्स के टेलीग्राफ प्रणाली से प्रारंभ होता है और मार्कोनी के वायरलेस प्रणाली से वो अमर हो गया। ये टेलीकम्युनिकेशन का जो चीज है, मोर्स के टेलीग्राफ प्रणाली से वो प्रारंभ हुआ और मार्कोनी के वायरलेस से वो अमर बन गए। तो आधुनिक युग में कई आधुनिक संचार माध्यमों का इस्तेमाल मनुष्य कर रहे हैं, तो इसलिए मनुष्य एक संचार प्राणी बन गए हैं। संचार की परिभाषा। संचार के जो सामान्य अर्थ है, किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। विज्ञान के इस युग में संचार एक तकनीकी शब्द बन गया है, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बन गए है। संचार शब्द सिर्फ वो कम्युनिकेशन से मात्र उसका अर्थ सिमट कर नहीं रह सकते। अंग्रेजी में इसका अर्थ है कम्युनिकेशन। संचार के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द
लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। तो कम्युनिस्ट का अर्थ है टू मेक, टू कमेंट, टू शेयर, टू इंपोर्ट, टू ट्रांसमिट। इसका अर्थ है सामान्य भागीदारी युक्त सूचना एवं उसका संप्रेषण। सामान्य भागीदारी युक्त सूचना एवं उसका संप्रेषण। सिर्फ सूचना का संप्रेषण नहीं है, सामान्य भागीदारी युक्त सूचना का संप्रेषण ही कम्युनिकेशन है। तो संचार वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने विचारों, भावनाओं एवं उद्देश्यों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो संचार का एक विशाल अर्थ है। तो संचार के इस विशाल अर्थ में संचार वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों, भावनाओं एवं उद्देश्यों का आदान प्रदान किया जा सकता है। संचार की प्रक्रिया में 3 बातों की जरूरत होती है। पहला है एक सूचना का होना आवश्यक है। फिर उन सूचना का संप्रेषण करना, संप्रेषण करने के लिए एक संप्रेषक की आवश्यकता है। उसे स्वीकार करने वाले उसे अच्छी तरह ग्रहण करना चाहिए, इसे ग्राह्यता कहते हैं। तो 3 चीजों की आवश्यकता है, सूचना का होना, संप्रेषक और ग्राह्यता। तो संचार की प्रक्रिया में 3 बातों की जरूरत है। सबसे प्रथम बात यह है कि इसमें संप्रेषण यानी सूचना का होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है संवेग को प्रेषित करने वाला होना चाहिए, अर्थात संप्रेषक का होना आवश्यक है। और अंतिम बात यह है कि ग्राह्यता, जिसे प्राप्त संदेश पहुंचाना है उसको यह संदेश स्पष्ट रूप से मिल जाना चाहिए। और संप्रेषण का मतलब है मुद्राओं, संकेत या भाषा से जो संवेग होता है, अर्थात विचारों एवं भावना का आदान प्रदान होता है, वह संप्रेषण है। भावनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। जब यह संप्रेषण दूसरों तक पहुंचता है तो वह संचार कहलाता है। तो यह संप्रेषण जो भावनाओं के आदान प्रदान को संप्रेषण कहता है, वो संप्रेषण जब दूसरों तक पहुंचता है तो उस संप्रेषण को हम संचार कहलाता है। संचार एक प्रक्रिया है, वो ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी भावना एवं संवेग को अन्य व्यक्ति या समूह तक ऐसी क्षमता से पहुंचाए ताकि वे उसे समझकर या ग्रहण कर अपनी പ്രതിക്രിയ का बोध दिला सके। ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കേതത്തിലൂടെയോ ഭാഷയിലൂടെയോ തന്റെ വിചാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സംപ്രേഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ സംപ്രേഷണം മറ്റൊരാളിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് സഞ്ചാരമാകുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുന്നു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഫീലിങ്സിനെ മറ്റു വ്യക്തിയിലോട്ടോ സമൂഹത്തിലോട്ടോ അതേ ക്ഷമതയോടുകൂടി എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുന്ന ആള് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള പ്രതിക്രിയ, അതിന് ഒരു പ്രതിക്രിയ ഉളവാക്കുന്നു. അതിന്റെ വ്യക്തമായ തീരുമാനം ആ കേൾവിക്കാരന് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതാണ് സഞ്ചാർ. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों के प्रेषण को संचार कहेंगे. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അർത്ഥപൂർണമായ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനെയാണ് സഞ്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത്. तो इस प्रकार कहें तो संपूर्ण रूप से आकलन करें तो संचार वह प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह तक अर्थपूर्ण संदेश पहुंचाता है और यह संचार एक तरफा नहीं होता. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലോട്ടോ സമൂഹത്തിലോട്ടോ അർത്ഥപൂർണമായ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് സഞ്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സഞ്ചാർ एक तरफा वन സൈഡഡ് മാത്രം അല്ല, ദോ തർഫ ഹോത്താ ഹൈ. നമ്മളെ ആരിലേക്കാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്തിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയും അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ संचार में पूर्णता आ जाएगी. आज के लिए इतना ही है. अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी. तब तक के लिए विदा लेती हूँ. धन्यवाद.